Good morning class. I am Punam Singh. I am your Hindi teacher. Okay, class 7. बेटा देखिए सब्जेक्ट हिंदी उपविषय वस्त्रों के रेसे अध्याय 10। अध्याय 10 के चैप्टर का नाम है वस्त्रों के रेसे। तो देखिए आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्रों के रेसे सभी जानते हैं वस्त्रों के बारे में, तो आप लोग यानी कि फाइबर वस्त्रों के रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, रेशम के वस्त्र पहनते हैं, सिल्क के वस्त्र पहनते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कैसे वो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में वस्त्रों के रेशे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, तो अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पढ़िए। आज का युग फैशन का युग है। वस्त्रों को नित्य नए स्टाइल में पहनना फैशन कहलाता है। फैशन की इस दौड़ में बच्चे, बड़े, बूढ़े और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं हैं, परंतु आज का युवा फैशन की इस दौड़ में सबको पछाड़ रहा है। फैशन के प्रति उसकी दीवानगी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह भले ही खाने पीने में कटौती कर ले, लेकिन फैशन की दौड़ में पीछे रहना उसे कतई गंवारा नहीं। मित्रों से वस्त्र मांगकर पहनना भी उन्हें मंजूर है, लेकिन स्वयं को रूढ़िवादी या पिछड़ा कहलवाना उन्हें मंजूर नहीं। देखा जाए तो उनकी यह सोच निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया पहनावे को पहले देखती है और व्यक्ति के गुणों को बाद में। जैसा कि बेटा हम सभी जानते हैं कि हम अगर अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो क्या सबसे पहले हमारे वस्त्रों को देखकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, जबकि हमने क्या खाया है या जो है हमारे पास क्या है, हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है, इनके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। वो हमारे वस्त्रों को पहनने के ढंग से ही और वस्त्रों को पहनने के तरीके से ही हमें जान लेता है। वस्त्रों की क्वालिटी से ही हमारे बारे में अनुमान लगाकर बैठ जाता है। फैशन तो करना चाहिए, लेकिन वो क्या है, आज के समय में क्या है, ये सब पिछड़ता जा रहा है। हम लोग अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने पहनावे पे अधिक ध्यान देने लगे हैं। तो देखिए आगे देखिए बच्चों, फैशन शब्द से तो आप सभी परिचित हैं, आप सब भी जानते हैं, आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं ना। हाँ, तो देखिए आगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि जब मनुष्यों ने वस्त्रों को कब और कैसे अपने जीवन में स्थान दिया, यानी मनुष्य ने कैसे वस्त्रों को पहनना सीखा, कैसे बनाना सीखा, कहाँ से उसने उसे वस्त्रों को बनाने के रेशे प्राप्त किए। तो क्या आप जानते हैं कि वस्त्रों के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? पाषाण युग में जब मनुष्य वस्त्र से परिचित नहीं था, तब वह वृक्षों की छाल तथा बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढकता था। तो देखा बच्चों आपने, जब हमारे पास क्या है, पहले पुराने समय में जो आदि मानव था वो क्या था, जब जो है हमारे पास वस्त्र नहीं थे, वस्त्र का रेशा नहीं था, हम लोग जानते नहीं थे इस बारे में, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए और अपने आप को ढकने के लिए वो पेड़ों पत्तियों का सहारा लेता था। बड़ी बड़ी पत्तियों से, पेड़ों की छालों से उनसे अपने शरीर को, बॉडी को ढकता था। तो फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो उसने कपड़े बनाने सीखे। तो देखिए आगे क्या है, जब मनुष्य ने शिकार करना सीखा तो जंतुओं की खालों को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। जब मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया तो उसकी मरे हुए जानवरों की खाल को उससे अपने शरीर को लपेटना शुरू कर दिया, यानी उसे कपड़े की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। जब मनुष्य ने कृषि के बारे में जाना तो उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। वो फिर एक जगह, पहले क्या था, वो जगह जगह घूमते रहते थे कि यहाँ पे मिले, कुछ दिन यहाँ पे रहे, 2-4 दिन, फिर आगे चल दिए, फिर आगे। तो उसके बाद क्या है, जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो वो एक जगह रुककर रहने लगे, क्योंकि खेती की फसल क्या है, वो तो फसल तो तभी आएगी जब वो लोग वहाँ पर रुकेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ महीने बाद ही फसल मिलेगी।
तो इस तरह उन्होंने जो है एक जगह पर रहना शुरू किया जब खेती शुरू की तो उसने अपनी प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन यानी रोजाना जीवन में प्रयोग आने वाली चीज़ों का आविष्कार करना शुरू किया। पेड़ों की पतली टहनियों और घास फूस से उसने चटाइयाँ, डलिया और टोकरियाँ बनाना सीखा। डलिया भी टोकरियों को कहते हैं, छोटी टोकरी को। इसी दौरान उसने जंतुओं को पालना भी सीखा। जंतुओं को यानी पक्षियों को और पशुओं को पालना सीखा, उन्हें अपने पास रखना शुरू किया और ऊन से परिचित हुआ। जब उस समय उसने जंतुओं के बालों, ऊन और पेड़ों की लताओं को आपस में गूंथकर वस्त्र तैयार किए। उसने क्या किया, पहले मनुष्य ने, आदि मानव ने, तो फिर उसने क्या, जो जंतु थे उनको पाला और उनके जो है बाल काट कर उनके बालों को और जो है जो पेड़ों की बेलें थी उनको आपस में गूंथकर उससे कपड़े बनाए और वो पहने, उनको पहनना शुरू किया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतवासियों ने कपास की खेती शुरू की। गंगा के निकटवर्ती यानी गंगा के जो पास का जो क्षेत्र था, जो खेत थे, खाली जगह पड़ी थी, वहाँ पर मनुष्य ने कपास की खेती करनी शुरू की। जो बेटा रुई, कॉटन, उससे प्राप्त रुई से वस्त्र तैयार कर पहनना प्रारंभ किया। यद्यपि उस समय मनुष्य ने वस्त्रों को सिलना नहीं सीखा था, वह तो केवल रुई के रेशों से वस्त्र बुनकर शरीर पर लपेटना जानता था। फिर सुई का निर्माण हुआ। सुई के आविष्कार ने मनुष्य को वस्त्रों की सिलाई से परिचित करवाया। सुई द्वारा हाथ से वस्त्र सिलकर पहने जाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रुई से उन्होंने धागा बनाना सीखा और उस धागे को रुई से केवल रेशे से उसे बुनकर उसे शरीर पर लपेटना शुरू किया। फिर सुई का निर्माण हुआ तो सुई से उसने वस्त्रों को सिलना शुरू किया, हाथ की सुई से सिलकर और उन कपड़ों को पहनना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या था, फिर मशीन का आविष्कार हुआ। सुई की मशीन के आविष्कार ने तो वस्त्रों की विविधताओं में क्रांति सी ला दी। विविधताओं यानी कि अनेक प्रकार के तरह तरह के कपड़े जो है क्या, उनका आविष्कार होने लगा। जब मशीन से सिलने लगे तो फिर क्या है, अलग अलग कटाई छटाई कर करके कई प्रकार की ड्रेस बनाकर वो पहनने लगे। वस्त्रों को नए नए प्रकार से काट छाँट कर सिलने की कला ने मनुष्य का फैशन से परिचय करवाया। तो फिर धीरे धीरे क्या था, फिर मनुष्य जब सुई की मशीन का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने जो है फैशन करना शुरू किया। वैसे आज भी बिना सिले वस्त्रों के रूप में साड़ी, लुंगी और पगड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के समय में जो बिना सिले कपड़े पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं, साड़ी, लुंगी और पगड़ी। पगड़ी जो हम सिर पर बांधते हैं, लुंगी जो नीचे टांगों पर वो तहमंद की तरह बांधते हैं, और साड़ी आप सभी जानते हैं। भारत में जहाँ भोजन में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जैसे भोजन भी अलग अलग, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का भोजन पाया जाता है, उसी प्रकार वहीं वस्त्रों की विविधता भी देखने को मिलती है। यानी वस्त्र भी तरह तरह के मिलते हैं। किसी राज्य में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, किसी राज्य में कोई से वस्त्र पहने जाते हैं। हर राज्य में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो देखिए आगे, वस्त्रों को केवल फैशन के अनुरूप ही नहीं वरन मौसम को भी ध्यान में रखकर तैयार किया और पहना जाता है। यानी क्या है, फैशन के अनुसार ही नहीं, केवल फैशन के अनुसार ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या, मौसम को भी ध्यान में रखकर। यानी सर्दी का मौसम है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और गर्मी का मौसम है तो हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और अगर हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या, हम रेशमी और सिल्क वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार गर्मियों में जहाँ सूती और हल्के वस्त्र पहने जाते हैं, वहीं सर्दियों में गर्म व ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं।
ऊन हमें भेड़, बकरी, याक आदि जंतुओं से मिलती है। इस ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए बाल जंतुओं के शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन इन्हीं बालों या रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ये जो बकरी, भेड़ें और याक के जो लंबे लंबे बाल होते हैं, उन्हीं बालों को काट कर क्या है ये ऊन बनाई जाती है। तो ये रेशे जांतव कहलाते हैं। जो रोएदार रेशे होते हैं पशु जानवरों के, इनके जंतुओं के, उनको क्या कहते हैं? ये रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। भेड़ों की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक तो बढ़े हुए रूखे बाल और एक तथा दूसरे त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के काम आते हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में बहुत प्रचलित है। यानी जो याक है उससे के बालों से जो ऊन बनाई जाती है वो तिब्बत में और लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है। जबकि जम्मू एवं कश्मीर में अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त ऊन की बहुत मांग है। कश्मीरी बकरी अंगोरा की त्वचा पर मुलायम बाल या फर होते हैं, जिनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। ये शालें पश्मीना शालों के नाम से मशहूर हैं। जो कश्मीरी बकरी है वहाँ पर एक अंगोरा के नाम से वो बकरी प्रसिद्ध है। और अंगोरा की त्वचा पर जो मुलायम बाल होते हैं या फर होती है उससे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं। आगे देखें, जंतुओं से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। इसमें जंतुओं के बालों को बड़ी सावधानी से उनकी त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है। यद्यपि बाल उतारते समय जंतुओं को विशेष कष्ट नहीं होता। जैसे कि जब हम उनके बाल काटते हैं तो क्या होता है, उनको कष्ट नहीं होता। जैसे हमारे बाल काटते हैं तो हमें दुख होता है, दर्द होता है, नहीं होता ना, ऐसे ही उनको भी, जानवरों को भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है, जंतुओं के बाल कटने के बाद पुनः उगने लगते हैं। जैसे हमारे सिर के बाल उगने लगते हैं दोबारा से, ऐसे ही उनके बाल भी उगने लगते हैं। जैसे हमारे सिर के बाल कटने के बाद पुनः निकल आते हैं, जंतुओं के बालों की उतराई कटाई के लिए कुशलता की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, बालों की उतराई के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनमें धसी धूल, मिट्टी व चिकनाई आदि निकल जाए। यदि प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। जो गंदे बालों को, उनके बालों को अच्छी तरह से धूल मिट्टी को साफ़ किया जाता है, उन्हें धोया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। पहले अभिमार्जन बड़े बड़े टैंकों में ऊन को डालकर हाथों द्वारा किया जाता है। पहले उसे हाथों से धोया जाता था, लेकिन अब क्या है, जिसमें काफ़ी समय व मेहनत लगती थी, परंतु आजकल अभिमार्जन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़ी सरलता से तथा कम समय में संभव हो गया है। पहले क्या है, बड़े बड़े टैंकों में डालकर उन्हें हाथों से धोते थे, जिससे मनुष्य क्या है वो थक जाता था और काफ़ी परेशानी होती थी, समय भी ज़्यादा लगता था, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन आजकल क्या है, अभिमार्जन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उनसे वो आसानी से और जल्दी कम समय में हो जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में ऊन के निर्माण के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काट छांट लिया जाता है। बालों के छोटे छोटे कोमल रेशों को, जिन्हें बर कहते हैं, छांट लिया जाता है। फिर इन्हें पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। इसके बाद इस उत्पाद को धागों के रूप में काता जाता है, जो ऊन के रूप में हमारे सामने आता है।
ऊन विविध रंगों में पाई जाती है, जबकि जंतुओं से प्राप्त होने वाली ऊन काली, भूरी और सफ़ेद होती है। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊन के विविध रंग उनकी रंगाई के बाद ही संभव हो पाते हैं। इन विविध रंगों की ऊन से विविध प्रकार के स्वेटर, शॉल और अन्य ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनसे केवल हमें कैसी ऊन प्राप्त होती है? केवल काली, भूरी और सफ़ेद। इसके बाद जो हम बहुत सारे मार्केट में तो बहुत सारी ऊन, तरह तरह की ऊन मिलती है ना? तो पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, है ना, ब्लू, तो वो सब कैसे मिलती है? उसमें हम लोग रंग मिलाते हैं, वो लोग रंग मिलाते हैं तरह तरह के, जिससे सुंदर सुंदर कलर की ऊन हमें मिलती है। अब देखिए आगे, सूती वस्त्रों के लिए कपास की खेती की जाती है। कपास को एकत्र कर उसकी छटाई एवं कताई की जाती है। कताई के बाद धागों का निर्माण और फिर धागों से वस्त्र निर्माण होता है। बड़ी बड़ी मशीनों में थान के थान एक साथ तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार रेशमी वस्त्रों के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। कीटों द्वारा तैयार रेशम को एकत्र करके उनके रेशों का भी अभिमार्जन, कातन तथा रंगाई पुताई के बाद वस्त्र निर्माण होता है। आजकल मशीनों द्वारा कृत्रिम रेशम भी तैयार किया जाता है। यद्यपि प्राकृतिक रेशों से तैयार वस्त्र की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। किसी समय में ढाका की मखमल बहुत प्रसिद्ध होती थी। पूरा का पूरा थान एक अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता था। उसकी महीनता का प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है? तो देखो, जैसा आपने अभी पढ़ा, कपास को क्या खेती की जाती है, फिर उस रुई को क्या काता जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से धागे बनाए जाते हैं और फिर उस धागों को बड़ी बड़ी मशीनों के साथ की सहायता से क्या थान के थान वो कपड़ों के रूप में हमारे सामने आता है। और रेशमी वस्त्रों के लिए हम क्या करते हैं? रेशम के कीड़े, उन कीटों का पालन करते हैं, उन्हें पालते हैं, जिससे जो है उनके रेशों से वो रेशम प्राप्त होती है और उसको भी इसी प्रकार जो है रंगाई पुताई की जाती है। रंगाई पुताई के बाद वो सुंदर सुंदर कलर के रूप में हमें वो वस्त्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए, मनुष्य फैशन की दौड़ में आगे रहना चाहता है तो रहे, परंतु उसे ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए जो जीवों को मृत्यु का कारण बन रहे हों। अर्थात हमें बेटा फैशन तो करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे वस्त्रों को या ऐसे प्रोडक्ट को नहीं चुनना चाहिए जो ऐसे पशुओं की, जानवरों की खाल से या पशुओं के द्वारा किसी भी साधन से बनाए जाएं, जिससे जो है पशुओं को मारना पड़े। जैसे लेदर कोट, जैकेट, दस्ताने आदि कुछ ऐसे उत्पाद हैं। जैसे हम बेल्ट पहनते हैं लेदर के पर्स, ये सब क्या है? वो जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, जो जानवरों को मारकर उनकी खाल से बनाए जाते हैं। जानवरों की असमय मृत्यु का कारण उनसे बनने वाले उत्पाद हैं, जो धनाढ्य वर्ग द्वारा ऊंची कीमत पर खरीदे जाते हैं। धनाढ्य यानी कि जो धनी लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा ऊंची कीमत देकर खरीदे जाते हैं। यदि लोग ऐसे उत्पादों को खरीदना बंद कर दें जो जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, तो निसंदेह निरीह जानवरों की असामयिक मृत्यु का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यदि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे जो जानवरों की खाल से बनाए जाते हैं, तो क्या होगा? उसके लिए फिर जानवरों को बिना मृत्यु के नहीं मारना पड़ेगा। अब बेटा हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड करते हैं। कठिन शब्द पे निशान लगवा रही हूँ, आप कीजिएगा। देखिए, फैशन, स्टाइल, नेक्स्ट लाइन में महिलाएं, फिर दीवानगी, कटौती, एक लाइन छोड़कर रूढ़िवादी, फिर अगले पैराग्राफ में परिचित, पाषाण, फिर आगे टहनियों, लास्ट लाइन में गूंथकर। नेक्स्ट पेज।
निकटवर्ती, आविष्कार, विविधताओं, अनुरूप, उष्मा कुचालक, लद्दाख, तिब्बत, पश्मीना, अधिकांशतः कोशिकाओं, अभिमार्जन, छटाई, रोएदार, आगे देखिए अंगूठी, महीनता, उत्पाद, धनाढ्य, निरीह और असामयिक। ठीक है बेटा, आप ये अपनी नोटबुक में करेंगे और 2 टाइम्स करेंगे, 1 टाइम इधर 1 टाइम इधर। और जैसे मैं पहले कराती थी ऐसे ही आपको करना है कि पहले आप पाठ सूची लिखेंगे, फिर उसके बाद पाठ का नाम, चैप्टर नंबर और जो है उसमें आप जो कर रहे हैं पहले सबसे पहले कठिन शब्द, फिर नंबर 2 शब्दार्थ, फिर अति लघु प्रश्न, फिर लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। और आप जो है आपकी चॉइस है एक्टिविटी के लिए, आप जो है कोई पिक्चर वगैरह बना सकते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब देखिए शब्दार्थ, कटौती करना, काट लेना, कमी करना, निकटवर्ती, पास की, अनुरूप, समान रूप वाला, सदृश, सदृश, धनाढ्य, धनवान। आगे देखिए रूढ़िवादी, परंपरागत बातों को मानने वाला, विविधता, विभिन्नता, अभिमार्जन, रेशों को छांटकर धुलाई करने की प्रक्रिया, निरीह, असहाय, निर्दोष। तो देखिए बेटा अब मैं इसके वेरी शॉर्ट आंसर करा रही हूँ। अति लघु प्रश्न, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखिए। ठीक है, आज प्रश्न नंबर 1, आज का युवा स्वयं को क्या नहीं कहलवाना चाहता है? क्या नहीं कहलवाना चाहता? रूढ़िवादी या पिछड़ा। नंबर 6, भारतवासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ शुरू की थी? तो कहाँ शुरू की थी? गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद नंबर 11, वस्त्रों को किसके अनुरूप तैयार किया जाता है? तो किसके अनुरूप तैयार किया जाता है? फैशन और मौसम के अनुरूप तैयार किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो बिना सिले ही पहने जाते हैं? कौन कौन से वस्त्र हैं? साड़ी, लुंगी और पगड़ी। वो नंबर 10, अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर में। अब देखिए लघु प्रश्न, नीचे दिए प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। जब वस्त्र नहीं थे तब मनुष्य अपने शरीर को कैसे ढकता था? तो जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा, जब वस्त्र नहीं थे तो तब क्या करता था मनुष्य? तब मनुष्य पेड़ों के पत्तों, लताओं आदि से अपने शरीर को ढकता था। अब देखिए नंबर 6, जानता रेशे किन्हें कहते हैं? जंतुओं के बाल या रोएदार रेशे को ही जानता रेशे कहते हैं। अब आगे देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर को गर्म रखने में बाल किस प्रकार सहायक होते हैं? जंतुओं के शरीर उनके घने बालों से ढके होते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए बाल जंतुओं के शरीर को गर्म रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्मीना शालों का निर्माण कहाँ और कैसे किया जाता है? तो अगर हम कैसे देंगे तो बेटा ये लघु प्रश्न नहीं रहेगा, ये दीर्घ उत्तर प्रश्न हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कैसे कटवा दिया है। ठीक है, तो पश्मीना शालों का निर्माण कहाँ किया जाता है? पश्मीना शालों का निर्माण कश्मीर में किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करें। 9761931894। ठीक है, ओके।